जितने भी वर्ड्स आप बोला, सोफा सेट बोला, जैसे क्वेश्चंस पेपर का सेट बोला, और टी सेट बोला, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग सेट की कप का सेट्स, टी कप सेट्स है ना, डिनर सेट्स। तो ये सब चीजें हमको एक ऐसी तरफ ले जाने को मजबूर करती है, ऐसा इंडिकेट करती है कि ये स्पेशल टाइप का कलेक्शन है ना। डिनर सेट हमने बोला तो हमें समझ में आता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। कलेक्शन कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कलेक्शन जो डिफाइन, जिसकी कुछ डेफिनेशन, उससे ही हम सेट की कैटेगरी में रखते हैं। एक ऐसा कलेक्शन जो डिफाइन हो, तो ऐसा कलेक्शन जो डिफाइन हो वही सेट होता है। तो ऐसे सेट मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ेंगे? ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दी सर आपने, जैसे ऐसा है वैसा है बोल दिया, डिनर सेट बोल दिया, कप का सेट्स बोल दिया है ना, क्वेश्चन पेपर का सेट बोल दिया, और टी कप सेट बोल दिया, सोफा सेट बोल दिया। ये सब तो प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैथ्स के अंदर हम सेट का यूज करते आ रहे हैं बचपन से। सिक्स क्लास में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, रेशनल नंबर का सेट, ऐसे कई नंबर हमने पढ़े, सेट के फॉर्म में लिखा हुआ। लेकिन 9 6 से लेके 10 तक के अंदर हमने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो चीजें डिटेल में पढ़ने जैसी थी नहीं। 9 क्लास में कुछ दूसरे बोर्ड में चलता है, दूसरी बोर्ड्स में चलता है, लेकिन सीबीएसई में नहीं है वो सेट। तो सेट को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कलेक्शन होना जरूरी है जो कि डिफाइन है, और यही सेट की डेफिनेशन है। तो प्लीज ऑल ऑफ यू राइट द फर्स्ट डेफिनेशन। जैसे अगर अपन क्लासरूम में बैठे होते और मैं बोलता और आप लिखते, तो आपको लिखना है, क्योंकि बोर्ड पे नहीं लिखूंगा मैं कि इसका फिर स्क्रीनशॉट लेने, इतनी सारी डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन आप लिखते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा और बोर्ड पे समझाता जाऊंगा आपको साथ साथ। So, सबसे पहली डेफिनेशन हम लिख रहे हैं सेट चैप्टर, चैप्टर 1 है बुक में। फर्स्ट, सेट is a well defined collection. Set is a well defined collection or a which is defined collection which is defined is known as set. Example, example, first example, collection of collection of month, collection of months of a year, collection of months of a year। साल में जो मंथ होते हैं, पूरे ईयर के अंदर जो मंथ्स होते हैं, मंडे सॉरी जनवरी फरवरी एंड सो ऑन, ये सब क्या होते हैं? एक कलेक्शन है, ये एक सेट है। मतलब मंथ का अगर हम कलेक्शन करें, ईयर के जितने भी मंथ हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो वो एक कलेक्शन है और डिफाइंड है, जिसका अपना अपना एक मीनिंग है। तो ये कलेक्शन एक क्या होता है? सेट होता है। तो कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर इज ए सेट। दूसरा एग्जांपल, collection of collection of days of a week, collection of days of a week। जो सप्ताह होता है, जो वीक होता है, उसके जो डेज होते हैं मंडे से लेकर संडे तक, उनका कलेक्शन है, एक स्पेसिफिक कलेक्शन है, डिफाइन है, वो भी एक सेट है। थर्ड एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ collection of cricket player of team India,
कलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ टीम इंडिया। हमें पता है कौन कौन है, हम उसके अंदर का स्पेशल कलेक्शन कर देंगे, बहुत सारे हैं ऐसे। फोर्थ, ये तीनों एग्जांपल मैंने जो आपको दिए वो प्रैक्टिकल एग्जांपल थे, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल थे, समझ में आती है ये बात आपको। कलेक्शन ऑफ, फोर्थ एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th of convent school, collection of student of collection of student of class 11th of convent school, मतलब कॉन्वेंट स्कूल की क्लास 11th के स्टूडेंट्स का कलेक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन ऑफ नीमच, collection of rich person of Neemaj is not a set, अब ध्यान देना, is not a set, कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन ऑफ नीमच बोला है मैंने ना, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। ऐसा कलेक्शन जरूर होगा लेकिन उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिचनेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी हो सकती है, अलग लोगों के लिए अलग अलग कलेक्शन हो सकता है। एक यूनिक कलेक्शन लेकर नहीं आएंगे अगर हम किसी स्टूडेंट को बोलते हैं या किसी पर्सन को बोलते हैं जाओ सर्वे करो और नीमच के रिच पर्सन का कलेक्शन करके लाओ, तो जरूरी नहीं है कि 5 लोगों को ये काम दिया तो 5 लोग एक जैसी नाम लेकर आए। कुछ कुछ उसमें से पर्सन कॉमन हो सकते हैं बट सभी नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मंथ का कलेक्शन करो, मतलब ईयर्स के मंथ्स के नाम लिखो, तो सब एक जैसे ही लिख कर लाएंगे। स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास बोला मैंने कॉन्वेंट स्कूल की, तो सब एक जैसे ही नाम लिख कर लाएंगे, अलग अलग नहीं लाएंगे। तो ऐसा कलेक्शन जो डिफाइन, अब मैं बोल देता हूँ स्मार्ट स्मार्ट बॉयज का कलेक्शन करना है, 11th ए के स्मार्ट बॉयज का कलेक्शन, तो वो एक कलेक्शन होगा लेकिन वो सेट नहीं। तो सेट के लिए क्या जरूरी है कि वो डिफाइन होना चाहिए। ये कुछ एग्जांपल जो मैंने दिए वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड थे, जो पर्टिकुलर हम लोग यूज करते हैं, मतलब जिनको जल्दी से हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें मैथमेटिकल एग्जांपल से इनको पढ़ना है। तो शुरुआत के लिए आपको एग्जांपल दिए कि जो कलेक्शन डिफाइन हो, और एक नेगेटिव एग्जांपल भी दे दिया है कि वो कलेक्शन ऐसा जो डिफाइन नहीं हो वो सेट नहीं होता। एग्जांपल पढ़ना यशस्वी, क्या लिखा है मैंने फोर्थ एग्जांपल? So collection of students of class 11th convent school. ठीक है, मतलब आपने चारों एग्जांपल लिखे हैं। अब ये जो सेट्स के एग्जांपल मैंने आपको दिए, इनको मैथ्स में कैसे डिनोट करेंगे, इसके लिए कुछ नोटेशन चाहिए। ठीक है, कुछ नोटेशन चाहिए हमें कि वो किस टाइप से उन्हें हम रिप्रेजेंट करें सेट्स को। सेकंड पॉइंट पे हम लिखेंगे नोटेशन फॉर सेट। पहले पॉइंट में सेट की डिफाइन एग्जांपल के साथ लिखेंगे नोटेशन फॉर सेट। इसके लिए कर्ली ब्रैकेट यूज किया जाता है इस तरह से, और कैपिटल अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। ये मेंबर्स इसके स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किए जाते हैं, पूरे सेट को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड, कुछ भी यूज कर सकते हैं कैपिटल लेटर्स। कर्ली ब्रैकेट में इसके मेंबर्स लिखे जाते हैं और मेंबर्स स्मॉल अल्फाबेट से लिखे जाते हैं। किसी पर्टिकुलर केस में जरूरी नहीं है कैपिटल भी यूज किया जा सकता है, बट इन जनरल 99% केसेस में जो मेंबर्स लिखे जाते हैं वो स्मॉल अल्फाबेट से लिखे जाते हैं। ओके, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। आप इस तरह से इसको बस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि इसको वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है कि सेट्स को डिनोट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, इसके मेंबर्स को स्मॉल अल्फाबेट से बताते हैं और पूरे सेट्स को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। कैसे सर? कोई एक एग्जांपल देके बताओ, एग्जांपल दे।
एग्जाम, जैसे मान लो सेट ए लिया मैंने जिसमें अल्फाबेट्स ए बी सी डी और ई, ये अल्फाबेट्स डिफाइन है, बहुत अच्छी तरह से डिफाइन है, पूरी दुनिया चल रही है इंग्लिश पर, ए बी सी डी, ठीक है। एक सेट दूसरा लिया बी जिसमें नंबर है, एक तीसरा सेट लिया सी जिसमें अनार का, बकरी का, और ऐसे अब बसल होती है। ये जो मेंबर्स हैं अंदर जो लिखे हुए हैं, कॉमा से जो सेपरेट करे हुए हैं, इसको बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए। एक मेंबर है ए जो इस सेट ए में है, लेकिन फोर डज नॉट बिलोंग टू ए। इसको डज नॉट बिलोंग टू बोलते हैं, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। वैसे सेट्स के नोटेशन में भी कई बार आपने पढ़ा है इनको पहले, मतलब रियल नंबर का सेट, नंबर नेचुरल नंबर का सेट, बिलोंग्स टू का साइन कई बार पहले यूज कर चुके हैं, पर फिर अब सेट्स में अब तो पढ़ना ही है हमें कि ये एक ए एलिमेंट है जो सेट ए में है, फोर एक नंबर है जो सेट बी में है, बी में है लेकिन ए में नहीं है। ऐसा लिख सकता हूं मैं, फोर बिलोंग्स टू बी बट फोर डज नॉट बिलोंग टू सी, सी सेट में नहीं है। तो ये इसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स को बोलते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं कि कौन सा मेंबर किस सेट में है। ए बिलोंग्स टू, बी बिलोंग्स टू एंड फोर बिलोंग्स टू, अ बिलोंग्स टू एंड सो ऑन। ये बिलोंगिंगनेस के लिए साइन है, और ये डज नॉट बिलोंग का साइन है। डज नॉट बिलोंग मतलब उसमें वो एलिमेंट नहीं है, और कॉमा का यूज किया जाता है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये इसके लिए नोटेशंस यूज होंगे सेट के लिए। थर्ड, स्टैंडर्ड सेट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये नोट नहीं करना था आपको, मतलब लिखना नहीं था, ये इसी से समझ जाएंगे हम। बहुत सिंपल डेफिनेशन थी। स्टैंडर्ड सेट्स, थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, डेफिनेशन नहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर जो स्टैंडर्ड सेट्स हम लिखेंगे जिनके स्पेशल नोटेशन है। कैसे आप उन चीजों को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपसे बोल रहा हूं ना 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ उनको एक जगह लाके रखना जरूरी है क्योंकि आगे हमारी पूरी मैथ्स नीचे नोटेशंस पे चलने वाली है। स्पेशली फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज पढ़ते समय खुद यूज होता है ये स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड सेट्स में फर्स्ट हमारे पास है W, सेट ऑफ होल नंबर, 1 2 0 से स्टार्ट होगा। थ्री डॉट्स लगा देते हैं, इसका मतलब इसी तरह से नंबर आते जा रहे हैं 0 1 2 3, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सेकंड एग्जांपल, सेकंड सेट n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3। देखो इसमें 0 होता है इंक्लूड, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। थर्ड, z और i से बताते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। मेंबर्स देखो इसके यहाँ लिखे जा रहे हैं, कॉमा से अलग अलग कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। नोटेशंस देखो आपको पता है कैपिटल लेटर्स यूज होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। इस टाइप के नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव मिलाकर हो जाता है इंटीजर्स। n को ही हम z प्लस से भी डिनोट करते थे, z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें 0 नहीं होता। फोर्थ, q, सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर में इस टाइप के नंबर आते हैं 3/5 -4/7 0 5/2 6 ±3 7 8
मतलब इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म के नंबर भी आते हैं, मतलब सारे इंटीजर्स तो इसमें मिले हुए हैं ही, साथ में फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते हैं, और डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आता। आपको ऐसे बताया जाता था छोटी क्लासेस में, बचपन में आपको ऐसे पढ़ाया जाता था, लेकिन ये नहीं लिखा जाता था, ऐसा कभी नहीं लिखा आपने। 11th में आपको ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही समझना भी पड़ेगा। लेकिन इसको आप वर्ड्स में ऐसे बोलते थे कि जो रेशनल नंबर होते हैं ना, वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ऐसे बोलते थे। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर को x से डिनोट कर दिया है। इस सच डेट पढ़ा जाता है इसको, कि इस सेट में x है। सच डेट का मतलब होता है इस प्रकार के, इस टाइप के x है, सच डेट x p बाई क्यू के फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। सच दैट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो नंबर्स लिखे जाएंगे वो कहां से उठाने हैं आपको, इंटीजर्स में से उठाने। यहां से कुछ भी नंबर रख सकते हैं आप, p और q, और वो p और q इंटीजर्स से उठाने, इसलिए बिलोंग्स टू z लिखा है। लेकिन जब आप ये नंबर लिखे ना, तो डिनोमिनेटर में जीरो मत लिख देना, p बाई q में q जीरो नहीं होता है, आपको पता है, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो टाइप है, ऐसे जो मैंने लिखा है, ये दोनों एक ही बात है, और यही हमें आगे पढ़ना भी है अभी सेट में, कि ये होता है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, और ये दूसरा तरीका। दो तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इनफैक्ट तीन तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम, जिसमें से दो तरीके मैंने यहाँ पे इसमें समझा रखे हैं। इस तरीके में एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते इस वे के अंदर, और इसमें एलिमेंट्स दिखते हैं साथ, ये डिफरेंस होता है। तो ये अपन अभी आगे रिप्रेजेंटेशन के अंदर पढ़ेंगे। अभी सारे स्टैंडर्ड सेट्स लिख देते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ सेट क्यू डैश। सर फोर्थ पेपर यस, फोर्थ पर वो समझ में आता है रिप्रेजेंट सिद्धार्थ किया। यस सर। क्या हुआ? फोर्थ सर एक और बार समझा दो। बोलो। सर फोर्थ एक और बार समझा दो। कौन कौन सा सेट? फोर्थ फोर्थ नीचे वाला। हाँ, सेट ऑफ रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, x सच दैट x इक्वल टू p बाई क्यू। मतलब ये रेशनल नंबर है जो x में, और x का मतलब लिखा है हमने इस तरह के होते हैं कि x p और q के फॉर्म में होते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स हैं, यहाँ से कोई सा भी नंबर उठा के रख सकते हो आप यहाँ पर, और वो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रखेंगे, उसी ध्यान रखना है। तो देखो अब ऐसे नंबर बनेंगे सामने p बाई क्यू के फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन है। फिर क्यू डैश आता है, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। नाइन्थ क्लास में और 10th में बहुत परेशान किया आपको इरेशनल नंबर ने। इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, स्क्वायर रूट के फॉर्म में होते हैं, क्यूब रूट, फोर्थ रूट ऐसे लिखते थे, फिफ्थ रूट, इस टाइप के नंबर, इसलिए इसको एस और पी या क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कोई सा भी नोटेशन डिफरेंट बुक पे यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। इसमें ये नंबर्स होते हैं रूट टू, 5 बाय रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, 5 e एंड सो ऑन, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, इस टाइप के नंबर भी आ जाएंगे सब इसमें। पाई एक इरेशनल नंबर है तो पढ़ रखा है, स्मॉल ई भी एक इरेशनल नंबर है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे इन फ्यूचर, 11th में ही पढ़ेंगे। जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे ना, एपीजीपी पढ़ेंगे, तब बताएंगे सी के बारे में, कि ये भी एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है। सर एप्सिलॉन ना। नहीं, एप्सिलॉन नहीं है, स्मॉल ई है। एप्सिलॉन अलग चीज होती है। एप्सिलॉन इज यूज्ड फॉर बिलोंगिंगनेस इन मैथमेटिक्स, और वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स में यूज होता है वो स्मॉल इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। ये स्मॉल ओके। ई क्या चीज है, आगे पढ़ेंगे हम स्मॉल ई के बारे में। जैसे आपको पाई के बारे में मालूम है कि पाई 22/7 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, वो तो 22/7 हम कैलकुलेशन पर्पस से यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल होता नहीं है वो। 6, सर यस, सर वो एस और टी का क्या मतलब हुआ?
क्या बोल रहे हो? सर वो एस का मतलब क्या हुआ, एस और टी का? नोटेशन है, नोटेशन। कैपिटल एन का क्या मतलब? तो वही ना, नेचुरल का वो मतलब एन आ गया, तो वैसे ही एस का भी कुछ मतलब पूरा नाम होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये चाह रहे हो कि इसी का कुछ ना कुछ वर्ड से मीनिंग निकले, तो जैसे इरेशनल नंबर है तो आई यूज कर लेते हैं, आई पहले यूज हो गया इंटीजर्स के लिए। तो ये एज इसलिए बता रहे हैं, कुछ डिफरेंट बुक में तीनों नोटेशन मिलेंगे आपको। अगर अलग 4-5 बुक पढ़ के देखोगे, रिफ्रेशर्स और फॉरेन ऑथर की बुक्स पढ़ेंगे ना, कभी पढ़ते नहीं हो, उसमें आपको ये नोटेशन मिलेंगे, किसी में क्या है, किसी में क्या नोटेशन दिया है, उनका अपना लॉजिक होगा उसके पीछे। तो उन्होंने इसका इसका एस से कोई वर्ड, कोई मीनिंग नहीं बन रहा है इसका, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। अब रेशनल नंबर है, देखो ये, और लिखते किससे, क्यू से। आर को कहाँ लिखते हैं, आर किसके लिए यूज करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर के लिए यूज करते हैं ना। अब क्यू का अपोजिट, जो क्यू में नहीं होते हैं, है ना, जो रेशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं, इसलिए डैश लगाया है, बस ये मैं बता सकता हूँ। डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसको छोड़कर, रेशनल नंबर को छोड़कर। तो ये अपन टाइप्स में आगे सेट्स के अंदर भी पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, तो उसको समझ में आ जाएगा। तो क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर है, तो जो रेशनल नहीं होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं, इसलिए क्यू को डैश लगा दिया। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। यस। देन पी प्राइम नंबर, ये तो ठीक है, डेफिनेशन से समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है। सेट ऑफ प्राइम नंबर, बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर। टू। 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 टू से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7, 11 एंड 9 नहीं लिखना है ना, 8 से डिविजिबल होते हैं। पी, पी सेट ऑफ इवन नंबर्स, 2, 4, 6, 8, 9, O odd numbers, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 10 रियल नंबर्स, इसको आर से बताते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास, सबसे बड़ा सेट है रियल नंबर्स। इसमें जीरो भी आएगा, 2/3 भी आएगा, √2 भी आएगा, 5 भी आएगा, e भी आएगा, -6/7 भी आएगा, 2 + √7 भी आएगा, एंड सो ऑन। सब तरह के नंबर ऊपर जितने भी लिखे हैं, इवन ऑड प्राइम, सबको मिलाकर एक सेट बनता है। जितने भी टाइप्स के नंबर, रियल मतलब ना वास्तविक, जो हम असली मतलब जिसे हम जानते हैं, जिसको हम समझते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं। टू बोला तो समझ में आता है, मैं कौन सी क्लास में हूँ, 11th क्लास में हो, तो वो समझ में आता है ना। कंपोजिट नंबर, नॉन कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, जितने भी रियल नाम ही इसलिए दिया है इनको। और सबसे लास्ट हमारे पास है इसमें 11, सी से बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पूरा एक चैप्टर पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। इसके बाद जब हम सेट पढ़ लेंगे, रिलेशन पढ़ लेंगे, फंक्शन पढ़ लेंगे, फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री आती है वो हमने पढ़ ली है। सेट, रिलेशन, फंक्शन खत्म होने के बाद एक चैप्टर आएगा इंडक्शन, और इंडक्शन के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पढ़ाया जाएगा डिटेल में। इसको सी से बताते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर से बनते हैं। इस टाइप के नंबर होते हैं 2 + 3i, 7/2 - 5i एंड सो ऑन। आई का मतलब होता है √(-1), रूट में नेगेटिव नंबर, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ पॉइंट है ना, 3 हो गए तभी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसमें 3 पॉइंट है। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, थर्ड
वेन डायग्राम। तीन मेथड से किसी सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। देयर आर थ्री मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। देखो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखूंगा नहीं डेफिनेशन, ध्यान से सुन लें, क्योंकि देखो इसकी डेफिनेशन ही यहाँ पर अपने लिए फॉर्मूले का काम करती है, पर उस डेफिनेशन एग्जाम में पूछी नहीं जाती कि डिफाइन हो रही है इस तरह से। यहाँ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं, सुने ध्यान से, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कहीं तो लिखना है तो। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपके सामने 11 सेट लिखे, उसमें एक ही सेट ऐसा था जिसको मैंने रोस्टर फॉर्म के साथ साथ दूसरे फॉर्म में भी लिखा सेट बिल्डर में। मतलब रोस्टर फॉर्म वो होते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स लिखकर डैश 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 लगा दिया जाता है। मतलब उनके एलिमेंट्स जो हैं, जो मेंबर्स हैं उस सेट के, जिसका आपने कनेक्शंस किया है, उनको लिखना पड़ता है। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटन और फ्यू एलिमेंट्स आर रिटन यूजिंग कॉमा, कॉमा का यूज करके जब हम सभी कुछ एलिमेंट्स, कुछ या सभी एलिमेंट्स अगर किसी सेट के लिखते हैं, अगर वो फाइनाइट है 4-5 एलिमेंट्स है तो हम 4-5 तो लिख लेंगे, लेकिन 50 है तो 50 थोड़ी लिखेंगे, डैश डैश लगा देते हैं ना हम। तो कुछ या सभी एलिमेंट्स को अगर हम कॉमा लगा के सेपरेट करके किसी सेट के अंदर लिखते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखा जाता है कॉमा लगा लगा कर। सो ऑफ कोर्स दिस मेथड इज क्वाइट लेंथी मेथड एंड टाइम टेकिंग मेथड, क्योंकि एलिमेंट्स को लिखने में टाइम खराब होता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूं कि क्लास 11th ए ऑफ कॉन्वेंट स्कूल का सेट बनाओ और उनके मेंबर्स को लिखो, तो आपको सारे नाम लिखना पड़ेगा। मान लो 11th में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों के नाम लिखना पड़ेंगे रोस्टर फॉर्म में। उसका जस्ट अपोजिट होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को नहीं लिखते, उनकी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, सिंगल या मोर देन जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उनका कैरेक्टर्स जो है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में हम जो जानते हैं उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करके लिख देते हैं। मतलब एलिमेंट्स आर नॉट रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते, उनकी सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी या उनकी प्रॉपर्टीज लिखी जाती है यूजिंग कॉमा, कॉमा का यूज करके, सॉरी यूजिंग एक्स, एक्स का यूज करके। और वेन डायग्राम एक पिक्चुरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है एक क्लोज फिगर के अंदर। क्लोज फिगर जनरली क्या यूज किया जाता है, इलिप्टिकल शेप और सर्कुलर शेप, ऐसा समटाइम ऐसा भी यूज कर सकते हैं। ये सब वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम होता है क्लोज फिगर के अंदर, क्लोज फिगर के अंदर उनके मेंबर्स को लिखना है। जैसे मैंने ये ए बी सी लिख दिया, ये ऐसा लिखता हूं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ये क्या है ए ई आई ओ यू? वॉवल्स। वॉवल्स। Vowels. ओके, तो ये वोवेल्स का कलेक्शन किया मैंने। इसमें मैं क्या लिखूंगा, इसी वोवेल्स के कलेक्शन में अगर मैं डी से बता दूं वोवेल्स को, क्या लिख देता हूं, x such that x is a vowels of English alphabet। इसी चीज को ऐसा लिखेंगे, इसमें देखो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं लिखा, उनकी कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी। और इसमें इसको कैसे लिखूंगा मैं, ए ई आई ओ, दिस इज आगे डिफरेंस समझ में तीनों में। इसमें एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, चारों पांचों एलिमेंट्स लिखे हैं, देखो मैंने सब लिखे हैं। इसमें उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज लिख दी, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है हमने, उनके एलिमेंट्स, इसके अंदर क्लोज फिगर के अंदर। और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल 2, ये एग्जांपल 1 था हमारा, एग्जांपल 1 तीनों से बताया। एग्जांपल 2, Like set A 1 2 3 4 5, this is set builder form, this is roster form, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर है, आपको बता दिया मैंने इसका मीनिंग, अब आपको समझ आना चाहिए। कैपिटल A लिखा मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से लिए हुए एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऐसा लिखूंगा तभी गलत हो जाएगा।
पूरा नहीं हुआ सही, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 6 भी है और 7 भी है। मैं आगे क्या लिख रहा हूँ, एक चीज और लिख रहा हूँ कि वो x ऐसा है कि 5 या 5 से छोटा है। और अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ तो भी गलत हो जाएगा, 5 से छोटे नंबर में तो पॉइंट वाले भी आएंगे, जीरो भी आएंगे, फ्रैक्शन भी आएंगे, इसलिए लिख दिया नेचुरल नंबर। तो अब आप बाउंड हो गए, अगर इसको पढ़ें कि ये दो प्रॉपर्टी कंटेन करता है कि नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है, तो सिर्फ यही एलिमेंट्स आएंगे, कोई दूसरा नहीं लिख सकते। और तीसरी मेथड से इसको कैसे लिखेंगे आप, ऐसे 1 2 3 4, ये वेन डायग्राम, दिस इज वेन डायग्राम मेथड, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज वेन डायग्राम। वेन एक मैथमेटिशियन का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है वेन, उसने बनाया था इसलिए इसके नाम पर वेन डायग्राम मेथड बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।